डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। याकूब की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसका जबड़ा इतनी कसकर भींच गया था कि उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थीं। साइमन का नाम सुनते ही उसने हत्या करने का बेहद तीव्र इरादा जाहिर कर दिया। साइमन ने मेरी बूढ़ी मां को कैद कर लिया है, जेकब गुस्से से गुर्राया, हर शब्द दांत भींचकर बड़ी मुश्किल से निकला। उसने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तो उसके साथ कुछ भयानक हो जाएगा। कमरा एकदम शांत हो गया। यहां तक कि मिस्टर हॉटवेल, जिनके पास अक्सर पहले से ही एक तैयार योजना होती थी, उन्होंने भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। एल्विश ने आंखें सिकोड़कर जेकब को गौर से देखा। उसकी आवाज संयमित थी लेकिन पूछताछ भरी थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मां को कहाँ रखा गया है? जेकब ने अपना सिर हिलाया, थकान से उसके कंधे झुक गए थे। पहली बार उसकी उग्र आंखों में कुछ और ही भाव था। भय। मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन वह एशफोर्ड गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में कैद है। कौन सी झोपड़ी है, इसके बारे में मुझे सच में नहीं पता। एल्विश ने लकड़ी के तख्ते पर उंगली से खटखटाया। मैं तुम्हारी मां को बचाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन तुम मेरे लिए क्या करोगे? जेकब का सिर अचानक ऊपर उठा, उसके खुरदुरे चेहरे पर आशा की किरणें चमक उठीं। सचमुच? क्या आप सचमुच मेरी मां को बचाएंगे? उसकी आवाज कांप उठी। एल्विश ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह इंतजार करता रहा, खामोशी को ही अपना जवाब देने का मौका देता रहा। अगर आप उसे बचा सकते हैं, जेकब ने उत्साह से कहा, और अगर आप मुझे हर दिन भोजन देते हैं, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं, जेकब स्टोन, जीवन भर आपका सबसे वफादार सेवक रहूंगा। भोजन के ख्याल से ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि अपनी अपार शक्ति के बावजूद उसे भी आम लोगों की तरह जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन एल्विश का चेहरा दृढ़ था। शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हारी मां को बचा लूं और तुम मुझे धोखा दो, तो क्या होगा? तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को मेरे खिलाफ जाने से कौन रोक सकता है? याकूब ने अपना सिर जमीन पर पटका, उसकी आवाज हताशा से कांप रही थी। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूं, अगर मैंने अपना वचन तोड़ा, तो मुझ पर बिजली गिरे और मैं फिर कभी पेट भरकर न खा सकूं। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच ऐसा करना चाहता है। उसकी कनपटी की नसें उभरी हुई थीं, और उसकी आंखें खुद को उपयोगी साबित करने की उत्सुकता से लाल थीं। एल्विश थोड़ा पीछे हट गया, अभी भी संशय में था। जेकब का गुस्सा सराहनीय था, लेकिन उसका भरोसे से क्या लेना देना था? याकूब धड़ाम से फिर घुटनों के बल गिर पड़ा और झुककर प्रणाम किया। भाई, मैं आपका विश्वास कैसे जीत सकता हूँ? मुझे बताए, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे जो भी दंड हो, मैं सह लूंगा। मिस्टर हॉटवेल, जो चुपचाप किनारे से जेकब को देख रहे थे, एल्विश के करीब आए और धीरे से बोले। एल्विश, जेकब जैसे मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित लोग आमतौर पर शपथ को हल्के में नहीं लेते। मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। एल्विश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर श्री हॉटवेल कहते हैं कि जेकब के शब्दों पर भरोसा किया जा सकता है, तो वे दुनियादारी के मामलों में कहीं अधिक अनुभवी हैं, बजाय इसके कि जेकब अक्सर गलत नहीं होते थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस मामले में आप पर भरोसा करता हूं, मिस्टर हॉटवेल। लूसी, इसे खोल दो। लूसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रस्सियां खोल दीं। चोटों और कमजोरी के बावजूद, जेकब एक बार फिर सीधा बैठ गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, जेकब ने सम्मानपूर्वक मुट्ठी भींचते हुए कहा। उनकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। मेरे इस तरह के व्यवहार के बावजूद भी आप मुझ पर विश्वास करते हैं। मुझे, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एल्विश की आवाज ने बीच में ही कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी मां को बचाने की योजना बनाने से पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। पहले जाओ और किसी सरकारी अधिकारी को पकड़ो और उसे यहां लाओ। क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि उसे कहां हिरासत में रखा गया है। बाकी जानकारी हम उससे ही प्राप्त कर लेंगे। जेकब का चेहरा एकदम सख्त हो गया। एक सरकारी अधिकारी? बिल्कुल सही। एल्विश दृढ़ था। मेरे पास तुम्हारी मां को बचाने के लिए उपकरण हैं, लेकिन एक अधिकारी के पास अंदरूनी जानकारी होगी। मैं तुम्हारी मां को बिना सोचे समझे बचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस कार्य का भार याकूब पर आ पड़ा। वह हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे उस छड़ी जैसी चीज से चोट लगी थी। मैं अभी भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। क्या आप मुझे पहले कुछ खाना दे सकते हैं? एल्विश की आवाज अचानक नर्म पड़ गई। पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं।
वह गोदाम में गायब हो गया और थोड़ी देर बाद 4 भुने हुए मुर्गों के साथ वापस प्रकट हुआ। मुर्गियों को देखकर जेकब की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मुश्किल से कुछ निगलते हुए अपने गले को ऊपर नीचे किया। भुने हुए मुर्गे, उनकी आवाज लड़खड़ा गई, जो आश्चर्य से लगभग एक बच्चे जैसी लग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को उसने हाल ही में जान से मारने की कोशिश की थी, वही व्यक्ति उसके प्रति इतनी दयालुता दिखाएगा। उसे शर्म महसूस हुई, लेकिन जल्द ही भूख ने उस शर्म को दबा दिया। उसने एल्विश को भूखी निगाहों से देखा। खाओ, एल्विश ने कहा। आगे जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें अपनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जेकब ने लालच से सिर हिलाया और भुने हुए चिकन पर टूट पड़ा। ग्रेवी उसकी ठुड्डी से नीचे बह रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने एक चिकन खाया, फिर दूसरा, मानो उसने हफ्तों से कुछ खाया ही न हो। जब तक उसने चारों खा लिए, तब तक फर्श पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और उसका पेट थोड़ा फूल गया था। वह डकार लेते हुए पीछे की ओर बैठ गया, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। अब, जेकब ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, मैं फिर से तैयार हूं। मैं किसी को पकड़ूंगा और जल्दी वापस आऊंगा। बिना कुछ और कहे, वह तूफान की तरह तेजी से अपनी गति से निकल गया। एल्विश और मिस्टर हॉटवेल ने एक दूसरे को देखकर हंसी का भाव दिखाया। श्री हॉटवेल ने हल्की सी मुस्कान दी। वह ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बाघ हो जिसने दोबारा खून का स्वाद चख लिया हो। एल्विश ने सहमति में सिर हिलाया। कठोर, लेकिन उपयोगी। 20 मिनट बाद, दरवाजे पर कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और जेकब एक बंधे हुए अधिकारी को अपने साथ खींचते हुए अंदर आ गया। उस आदमी की वर्दी फटी हुई थी, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। बॉस, जेकब ने विजयी स्वर में पुकारा। मैंने एक अधिकारी को पकड़ लिया और उसे ले आया। अधिकारी रस्सियों में जकड़ा हुआ छटपटा रहा था, उसकी आवाज गुस्से से भर उठी। मुझे छोड़ दो, सरकारी अधिकारी पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? जेकब ने उसे चावल की बोरी की तरह आगे धकेल दिया। अपना मुंह खुद बंद कर लो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। अधिकारी स्तब्ध खड़ा था, उसकी निगाहें एल्विश से जेकब और फिर वापस एल्विश पर टिक गईं। उसके चेहरे पर भय के भाव थे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें छुपा लिया। वह भी अभी सड़कों पर गश्त लगा रहा था, आराम करने के लिए एक शांत जगह की तलाश में था। वैसे भी आजकल गश्त करना व्यर्थ हो सकता है। यह अकाल का ऐसा वर्ष था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अधिकांश लोग पहले ही भूख से मर चुके थे और बचे हुए शरणार्थी सड़कों पर चलते फिरते मुर्दों की तरह भटक रहे थे। चाहे वह शहर में गश्त करे या ना करे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों के पास उन्हें वेतन देने के लिए भी मुश्किल से ही पर्याप्त चांदी बची थी। तो फिर, मुझे कुछ सिक्कों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी चाहिए? लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, अचानक एक हटे कट्टे और खूंखार दिखने वाले आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। एंटोनियो उस पल जम गया जब उसने तुरंत पहचान लिया कि वह वही सीरियल किलर है जिसे जेल की कोठरियों में बंद होना चाहिए। तो फिर उस कातिल को भागने किसने दिया? इससे पहले कि वह दूसरों को चेतावनी देने के लिए अलार्म फ्लेयर छोड़ पाता, लोहे के हथौड़े जैसी एक मुट्ठी उस पर जा लगी और दुनिया अंधेरी हो गई। जब एंटोनियो को होश आया, तो उसने खुद को एक जर्ज से दिखने वाले घर में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। एंटोनियो घबरा गया और तुरंत आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगा। मैं सरकार का एक अधिकारी हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो यह एक जघन्य अपराध होगा और तुम्हें इसके लिए फांसी दी जाएगी। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या कोई है? मुझे तुरंत जाने दो। एल्विश और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर जेकब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक सीरियल किलर तुम्हारी धमकियों की परवाह करेगा? यह अकाल का वर्ष है, जब डाकू बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। अगर एक दो सरकारी अधिकारी लापता हो जाएं तो भला किसे फर्क पड़ेगा? बोलते समय उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और एंटोनियो की नाक के सामने लापरवाही से लहराई। उसकी मुट्ठी इतनी बड़ी थी कि वह किसी दैत्य के हाथ जैसी लग रही थी। एंटोनियो का गला सूख गया। उसने मुश्किल से निगलने की कोशिश की। पहली बार, उसके पास शब्द नहीं थे। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी, और एक गलत वाक्य और वह भयानक मुक्का उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर देगा। हे भगवान, मैंने आज स्टेशन क्यों छोड़ा? अगर उसने बाहर जाने से पहले पंचांग देख लिया होता, तो शायद उसे पता चल जाता कि वह एक अशुभ दिन था। एंटोनियो को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भाग्य का श्राप लगा हो। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग उससे क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात निश्चित थी कि आज उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि यह तरीका कठोर लग सकता है, लेकिन एल्विश ने नाटकीय विराम के बाद शांत स्वर में कहा, हमारा लक्ष्य सीधा साधा है। हमें आपके मुख्य कांस्टेबल के बारे में जानकारी चाहिए। आप जो भी जानते हैं, हमें बता दीजिए और हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह और करीब झुक गया। मैं साफ साफ कहता हूं, हम चीफ कांस्टेबल साइमन को मारने की योजना बना रहे हैं। क्या आपके पास हमें बताने के लिए कुछ उपयोगी जानकारी है? एल्विश की हल्की मुस्कान जरा भी नहीं हिली।
सौभाग्य से जेकब के असाधारण युद्ध कौशल के कारण इस अधिकारी को पकड़ना किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना ही हो गया। ऐसी प्रतिभा के बिना योजना शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो सकती थी। लेकिन साइमन रीड को मरना ही था। उसकी निर्ममता और अडिग स्वभाव को जानते हुए वह बिना किसी झिझक के नाथन को मार डालता। अगर नाथन खुद साइमन के चंगुल में आज जाता तो वह अब तक मर चुका होता। जब तक मुझे उकसाया न जाए मैं कभी उकसाता नहीं, यही मेरा सिद्धांत है, एल्विश ने धीरे से कहा। चूंकि साइमन हमें मारना चाहता है इसलिए हम पहले हमला करेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लूसी, श्री हॉटवेल, एल्विश द्वारा साइमन को जान से मारने की मंशा जाहिर करने की बात सुनकर वे गहरे सदमे में आ गए। हालांकि उन्हें इसका अंदाजा था, फिर भी इस स्पष्ट पुष्टि ने उनके दिलों को कंपा दिया। सच में, वे सहमत हो गए। यह विचार उनके मन में पहले भी आया था, लेकिन आम नागरिक होने के नाते उनमें कार्रवाई करने का साहस नहीं था। एल्विश के निर्णायक रवैये ने उन्हें विस्मय और राहत दोनों से भर दिया। सरकारी दफ्तर का कोई व्यक्ति भी उससे सुरक्षित नहीं है, लूसी ने अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा। श्री हॉटवेल ने आह भरते हुए कहा, इस लड़के का साहस वाकई सराहनीय है। अगर वह बच गया तो उसका भविष्य असीमित होगा। मिस्टर हॉटवेल ने स्वीकार किया कि अगर वह होता तो वह भाग जाता। वह लूसी और नाथन को आयनहोल्ड शहर से बहुत दूर ले जाता ताकि सरकारी अधिकारियों की पहुंच से बच सके। लेकिन अब वह सदमे में भी था और आश्चर्यचकित भी। एल्विश के इस फैसले का मतलब था कि वे शिकार की तरह इंतजार नहीं करेंगे। आखिर अगर दुश्मन उन्हें मारने आ जाए तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है। जैसे को तैसा, इससे कम कुछ नहीं। नहीं, मैं एंटोनियो एक ईमानदार व्यक्ति हूं और चीफ कांस्टेबल साइमन के बारे में कभी कुछ भी खुलासा नहीं करूंगा। अगर आप मुझे 5 टाइल सोना भी दे दें तो भी मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि साइमन रीड मैक्सवेल परिवार के साथ मिलीभगत कर रहा है। वह हर कुछ दिनों में उनसे मिलने जाता है। एंटोनियो दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा रहा, मानो उसका इरादा अडिग हो। लूसी और मिस्टर हॉटवेल ने एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि इस आदमी ने न केवल अपना जुर्म कबूल किया बल्कि आश्चर्यजनक उत्सुकता के साथ अतिरिक्त जानकारी भी दी। कुछ तो गड़बड़ है। कितना अजीब आदमी है। लूसी, बस उसे खोल दो, लेकिन उसके पैर बांध दो और पहले उसे 5 टाइल सोना दे दो। श्री हॉटवेल ने एंटोनियो के सहयोग के अजीब तरीके को देखते हुए अपने अनुभव के आधार पर शांत भाव से सुझाव दिया। एल्विश भी समझ गया और उसे सचमुच हंसी आ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि अधिकारी से बात निकलवाने के लिए संघर्ष या यातना करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बजाय इस व्यक्ति ने सब कुछ स्वेच्छा से कबूल कर लिया, मानो वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। लूसी ने आदेशों का पालन करते हुए एंटोनियो के हाथ खोल दिए और उसके पैरों पर 5 टाइल सोने के सिक्के फेंक दिए। एंटोनियो ने अपने कथित बेदाग स्वभाव पर गर्व से फूले हुए व्यंग्य किया। हा, क्या तुम्हें लगता है कि सोना मुझे रिश्वत दे सकता है? कभी नहीं। अगर तुम मुझे 5 टेल्स भी दे दो, नहीं, 10 टेल्स भी दे दो, तो भी मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि साइमन हर महीने की 6ठी तारीख को दोपहर में मैक्सवेल के घर पर शराब पीता है। मैं आपको इस बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा कि वह संदेह से बचने के लिए केवल 2 करीबी सहयोगियों को ही साथ लाता है। और मेरे मुख्य कांस्टेबल पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत। वह गुप्त रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट है, वह आसानी से कई लोगों को मार सकता है। और हाँ, साइमन को सांपों से डर लगता है, इसलिए उसे इससे विचलित मत होने देना। एंटोनियो ने नाटकीय अंदाज में एक के बाद एक सारी बातें बता दी, फिर जल्दी से जमीन से सोना उठा लिया। उसका तथाकथित गर्व अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। खजाने की चमक में वह पूरी तरह से घुल गया था। वह सचमुच अपनी बात का पक्का है, उसने हमें कुछ नहीं बताया। लूसी ने आंखें फाड़कर बुदबुदाया। ऐसी बेशर्मी को देखकर वह आधी हैरान और आधी अचंभित थी। हा, तुम वाकई मनोरंजक हो, एल्विश हंसते हुए बोला। श्री हॉटवेल, कृपया उसे 5 और सोने के सिक्के दे दीजिए। साइमन ने अपने अधीन ऐसे अधीनस्थ को रखने में जो लापरवाही बरती है, उसे देखते हुए हमारा अगला कदम मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान। हा, दिलचस्प, आप वाकई एक मनोरंजक व्यक्ति हैं। एल्विश मुस्कुराया। वह पहले से ही समझ रहा था कि साइमन के अधीन एक ऐसे अधीनस्थ के साथ उसका अगला कदम उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि सोने के इन थोड़े से सिक्कों से मुझे रिश्वत दी जा सकती है? असंभव। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप 5, नहीं 4 और जोड़ दें, तो ये बिल्कुल संभव है। एंटोनियो के शब्द लालच से भरे थे, लेकिन उसके कार्य उससे भी अधिक लालची थे क्योंकि उसने बिना किसी झिझक के जल्दबाजी में 5 और टाइल अपनी जेब में डाल लिए। मिस्टर हॉटवेल, उसे रिहा कर दीजिए, एल्विश ने शांत स्वर में आदेश दिया। श्री हॉटवेल हिचकिचाए। एल्विश, क्या ये वाकई एक अच्छा विचार है? अगर वह भाग गया तो क्या होगा? उसने घबराकर एंटोनियो की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। चिंता मत करो, जितना मैं समझ पाया हूं, उसके अनुसार वह साइमन से निश्चित रूप से द्वेष रखता है। और याकूब के यहाँ होने से अगर वह भागने की कोशिश भी करे तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। मिस्टर हॉटवेल ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया और एंटोनियो को खोलने के लिए आगे बढ़े। क्या तुम साइमन से नफरत करते हो? तुम दोनों के बीच क्या हुआ?
एल्विश ने सख्त और निर्विवाद स्वर में पूछा। जब भी साइमन का नाम लिया जाता, एंटोनियो का चेहरा एकदम भयभीत हो जाता था। नफरत मेरे लिए बहुत हल्का शब्द है। मेरी बहन एक समय फूल जैसी सुंदर थी, लेकिन उसने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी रखैल बना लिया। जब भी मैं उससे मिलने जाता था, तो मैं उसे पूरे शरीर पर घावों के साथ देखता था। मेरी बहन हर बार मुझे उसे घर ले जाने के लिए कहती थी, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकता। अगर मैं जरा भी ताकतवर होता, तो मैं उसे खुद मार डालता। ये क्रोध वर्षों से उसके हृदय पर बोझ बना हुआ था। यह मानते हुए कि आज उनकी मृत्यु हो जाएगी, एंटोनियो ने खुलकर सब कुछ कह दिया, अपनी पीड़ा व्यक्त की और अब जाकर अपनी सबसे बड़ी शिकायत को शब्दों में समझाया ताकि दूसरे लोग उसे जान सकें। ठीक है, मैं तुम्हें साइमन को मारने का मौका देता हूँ। इसी महीने की 6 तारीख को मैं अपने आदमियों को उसे घेरने के लिए भेजूंगा और तुम हमारे साथ मिलकर हमला करोगे, एल्विश ने शांत भाव से कहा। ये योजना सोच समझकर बनाई गई थी। अगर एंटोनियो साइमन की हत्या में मदद करता, तो वह हमेशा के लिए उनसे बंध जाता, उनकी नाव पर ही फंसा रह जाता और उसके बाद वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन मैंने इससे पहले कभी किसी को नहीं मारा। मेरी हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर एंटोनियो झिझक गया, उसकी आवाज में घबराहट झलकने लगी। उसका पहले वाला गुस्सा गायब हो गया, उसकी जगह अपने हाथों पर खून लगे होने के डर से हिचकिचाहटने ले ली। एल्विश ने तुरंत घुटने टेक दिए। इसलिए एंटोनियो साइमन के बारे में इतना कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह डरा हुआ था और उसमें उस आखिरी सीमा को पार करने की हिम्मत नहीं थी। ये सोचकर एल्विश की आवाज ठंडी पड़ गई। जेकब, सही समय आने पर तुम उसकी मदद करोगे। ठीक है, जेकब ने दृढ़ता से उत्तर दिया, उसके शब्दों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। एल्विश ने एंटोनियो से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। एंटोनियो के शब्दों से उसे अंततः पता चला कि जेकब की बूढ़ी मां को एशेफोर्ड गांव के उत्तरी लेन पर एक छोटे से घर में बिना किसी भोजन और पानी के बंदी बनाकर रखा गया था। पलक झपकते ही ये खबर जेकब तक बिजली की तरह पहुंची। तुम कमीने साइमन, तुमने मेरी 80 साल की मां को उस तरह के घर में कैद कर दिया। उन्हें 2 दिन से पानी और खाना नहीं मिला। वह बुढ़िया इस तरह का कठोर व्यवहार कैसे सहन कर सकती है? याकूब क्रोध से दहाड़ उठा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह मुड़ा और शहर से बाहर भागने लगा। वह एशेफोर्ड गांव वापस जाकर अपनी मां को खुद बचाने के लिए बेताब था। नहीं, लेकिन एल्विश ने उसे जोरदार तरीके से रोक दिया। अगर तुम अभी जल्दबाजी करोगे, तो सैनिक तुम्हें वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे। आप न केवल उसे बचाने में असफल रहेंगे, बल्कि आप खुद को एक बार फिर जेल में पाएंगे और उसके बाद उसे और भी अधिक चोट पहुंचेगी। एल्विश ने याकूब की ताकत तो देखी, लेकिन साथ ही उसकी मूर्खता भी देखी। वह व्यक्ति साहसी तो था, लेकिन बुनियादी समझ के अभाव में उसके कार्यों से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस पर नियंत्रण रखना जरूरी था। तो फिर मैं क्या करूं? जेकब का डर उस पर हावी हो गया। वह आंगन में ऐसे इधर उधर घूमने लगा जैसे कोई चींटी गर्म तवे पर बैठी हो। वह अपने बढ़ते हुए डर को शांत करने में असमर्थ था। नाथन के वापस आने का इंतजार करो, एल्विश ने शांत भाव से निर्देश दिया। जेकब ने पलकें झपकाईं। अरे, तुम नाथन नहीं हो? एल्विश के होंठ फड़कने लगे। नहीं, जेकब, योजक चिन्ह। वे लगभग 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। आखिरकार किसी ने दरवाजा खटखटाया। बहन, हमारे लिए दरवाजा खोल दो। बाहर से नाथन की आवाज तेज और जल्दबाजी भरी सुनाई दे रही थी। लूसी दौड़कर गई और दरवाजा खोल दिया। तभी नाथन अपने पीछे 1 दर्जन से अधिक आदमियों के साथ अंदर आया, और वे सभी बहुत ही उत्साहित होकर चल रहे थे। देखो, ये हमारे बॉस हैं। तुम सब वहां यूं ही क्यों खड़े हो? चलो बॉस का अभिवादन करो। हाँ, जल्दी करो। दोनों भाई, टॉमी और रोरी ने सीधे एल्विश की ओर इशारा किया और सभी को उसका अभिवादन करने के लिए आमंत्रित किया। हेलो मालिक। सभी को नमस्कार, मालिक। दर्जनों लोगों की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। सभी ने सम्मानपूर्वक एल्विश का अभिवादन किया। अचानक हुई सामूहिक आवाज ने उसके चेहरे पर तनाव पैदा कर दिया और उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। नाथन मुस्कुराया और उसके पास गया। भाई एल्विश, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने पिछले 2 दिनों में आपसे बात की थी। इन सभी ने मेरा अनुसरण करने की प्रतिबद्धता जताई है। दरअसल, वह पिछले कुछ समय से काफी व्यस्त थे। टॉमी, रोरी और कुछ अन्य लोगों के साथ उसने साउथसाइड में घूम घूम कर अनुयायियों की भर्ती की थी। इस बार वे 40 से अधिक लोगों की भर्ती करने में सफल रहे। उन्हें पहले से मौजूद छोटे समूह में जोड़ने के बाद उनकी कुल संख्या अब 50 से अधिक हो गई। गिनती सुनकर एल्विश की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे मानना पड़ा कि नाथन की क्षमता उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस आदमी में वाकई एक गैंगस्टर बॉस बनने के सारे गुण थे। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया काम। अपनी प्रशंसा सुनकर नाथन गर्व से हंस पड़ा। अब वे सब मेरा अनुसरण करते हैं, जिसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर उनके असली बॉस हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। मेरे पास ये सारे आदमी तो हैं, लेकिन हमारे गिरोह का कोई नाम नहीं है, उसने स्वीकार किया। भाई एल्विश, तुम ही इस गिरोह के सरगना हो। तुम इस गिरोह के लिए कोई नाम क्यों नहीं सोच लेते?
पिछले 2 दिनों से वह इन नामों पर विचार कर रहा था, ड्रैगन गैंग, स्काईफायर गैंग और आयरनहोल्ड गैंग। लेकिन लूसी ने इन सभी को नीरस और अनाकर्षक बताकर खारिज कर दिया। एल्विश सोच में डूबा हुआ अपना सिर पकड़े रहा। काफी सोचने के बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हम सब खुद को ऐसा क्यों नहीं कह लेते? चलिए हम खुद को वाइपर सिंडिकेट कहते हैं। एल्विश ने शांत भाव से कहा। चुपचाप हमला करो, जहर छोड़ जाओ। वाह, कितना बढ़िया नाम है, ये तो वाकई बहुत अच्छा नाम है। ये कठोर और जानलेवा इरादों से भरा लगता है। ऐसी चीज जिसके बारे में सुनकर लोग डर जाएंगे। नाथन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब से उसने एल्विश के निर्देशों का पालन करना शुरू किया था, तब से वह लगातार लोगों की भर्ती कर रहा था, समूह बना रहा था और अब उसके अनुयायी उम्मीद के मुताबिक बढ़ रहे थे। अपने नए साथियों के साथ उसने आखिरकार सच्ची शक्ति का रोमांच अनुभव किया। एल्विश मुस्कुराया और आगे झुककर नाथन की पीठ थपथपाई। ठीक है, अब सबसे पहले अपने सभी आदमियों के नाम और लंबाई की एक सूची बनाओ। मैं उनमें से प्रत्येक को कपड़ों के 2 सेट दूंगा। जाहिर है, उस गिरोह के लिए कपड़ों का मतलब सूट था। जरा कल्पना कीजिए, गली के गुंडों की एक पूरी टीम, एक जैसे काले सूट पहने, हर समय तैयार रहने वाले चाकुओं के साथ, पेशेवर माफिया की तरह शहर में धावा बोल रही है। महज कल्पना मात्र से ही एल्विश अपने गिरोह के भविष्य को लेकर इतना उत्साहित हो गया था। वह पहले से ही कल्पना कर सकता है कि सुदूर भविष्य में ये गिरोह आयरनहोल्ड शहर के भूमिगत क्षेत्र का एकमात्र शासक बनकर फलेगा फूलेगा। इसीलिए उसने गिरोह के लिए वाइपर सिंडिकेट नाम प्रस्तावित किया था, जो भविष्य के एक दिग्गज के लिए एक दबंग नाम था। हाँ, बढ़िया, धन्यवाद भय एल्विश। नाथन जोर से हंस पड़ा, फिर घूमकर अपने आदमियों पर चिल्लाया। तुम सब लोग वहां दूर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने हमारे बॉस की बात नहीं सुनी? वह हमें इनाम दे रहा है। थोड़ा सम्मान दिखाओ। धन्यवाद बॉस। धन्यवाद बॉस। धन्यवाद बॉस। 50 से अधिक पुरुषों की आवाजें एक साथ गूंजी, जिससे हवा कांप उठी। एल्विश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इसी क्षण नाथन की नजर आंगन में खड़े 2 अन्य लोगों पर पड़ी। ये दोनों कौन हैं? उसके गिरोह के एक सदस्य ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसे जानता हूं। वह एक पुलिस अधिकारी है। और उस हटे कट्टे आदमी को मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। बहन, वो तगड़ा आदमी कौन है? वो यहाँ क्या कर रहा है? नाथन अपने ही आंगन में अचानक 2 अजनबियों को देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था, इसलिए वह अपनी बहन से उनके बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। लूसी तुरंत आगे बढ़ी और नाथन के आने से पहले जो कुछ हुआ था उसे दोहराने की जल्दी में लग गई। उसने केवल स्थिति को समझाया, लेकिन यह नहीं बताया कि वास्तव में जेकब कौन है। ये सुनकर नाथन एकदम चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उसकी उंगलियों के जोर से जोरदार चरमराहट की आवाज आई। वह गुस्से से घूर रहा था। धिक्कार है, उसने दांत भींचते हुए कहा। अगर साइमन मेरी जान लेना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन उसने तो भय एल्विश और तुम दोनों को लगभग मार ही डाला था। उसका गुस्सा इतना उग्र था कि वह लगभग सरकारी थाने जाकर साइमन से वहीं लड़ने ही वाला था। खुशकिस्मत से भय एल्विश मौजूद थे, लूसी ने कांपती हुई आवाज में धीरे से कहा। अगर वो न होते तो मुझे नहीं पता आज क्या होता। एल्विश को देखते हुए उसकी निगाहें डगमगा गईं। उस नजर ने एल्विश के दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर दिया। लूसी का रंग गोरा और पतला था, उसकी आंखें बहती धारा की तरह चमक रही थीं। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसमें एक तरह की दयालुता और गर्मजोशी झलकती थी, और एल्विश ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि अगर वह किसी की पत्नी बनेगी, तो वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन पत्नी साबित होगी। मैं आखिर सोच क्या रहा हूं? उसने अपना सिर हिलाया और खतरनाक मोड़ लेने से पहले ही उन विचारों को तुरंत दबा दिया। लेकिन उसी क्षण लूसी को लगा कि उसे घूरते हुए पकड़ लिया गया है। तभी अचानक उसके गालों पर जलन होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन जब भी एल्विश उसकी नजरों से ओझल हो जाता था, उसका मन उसी की ओर चला जाता था। क्या कहानियों में वर्णित पात्रों को प्रेम होने पर ऐसा ही महसूस होता था? उसने इसके बारे में कहानियां पढ़ी थी कि कैसे कभी कभी दिल बिना किसी वजह के चुपचाप किसी की ओर झुक जाता है। क्या ये वही अनुभूति थी? अगर मुझे एक दिन सचमुच ब्रदर एल्विश के साथ रहने का मौका मिल जाए। उसका मन कहीं और भटक रहा था और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अरे नहीं, मैं क्या सोच रही हूं? उसने मन ही मन खुद को फटकारा। ऐसा क्यों होता है कि जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, उतना ही मेरा दिमाग उलझन में पड़ जाता है। जब लूसी अपने आंतरिक विचारों को स्पष्ट कर रही थी, तब भी पिछली घटना पर चर्चा जारी रही। साइमन सचमुच मरने लायक है, एल्विश ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाज में तूफान से पहले की शांति झलक रही थी। मेरे पास एक योजना है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जल्द ही सबका ध्यान एल्विश की ओर आकर्षित हो गया, जिसकी निगाहें नाथन और जेकब से हटकर अंत में एंटोनियो पर टिक गईं, इससे पहले कि वह फिर से बोलना शुरू करे। उन्होंने आगे कहा, इस योजना के 2 भाग हैं। उसने एक उंगली आगे बढ़ाई। सबसे पहले, जेकब की मां को बचाओ।
आज रात अंधेरे की आड़ में नाथन तुम गिरोह के कुछ भरोसेमंद सदस्यों को एशेफोर्ड गांव ले जाओगे। चुपचाप चलें, शोर न करें, जल्दबाजी में कोई हरकत न करें। उस बुढ़िया को सुरक्षित वापस ले आओ, यही सबसे पहले होना चाहिए। नाथन की मुट्ठियां कस गईं और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं ये करूंगा। एल्विश ने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा, साइमन को मार डालो। खुफिया जानकारी के अनुसार कल रात हम उस पर हमला करने की योजना बनाएंगे जब वह मैक्सवेल परिवार के पास जा रहा होगा। याकूब और नाथन एंटोनियो के निर्देशानुसार 30 आदमियों को लेकर उस पर घात लगाएंगे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, साइमन को जिंदा बाहर नहीं निकलने देना है। और जहां तक अंतिम प्रहार की बात है, एल्विश की निगाहें एंटोनियो से मिली, तुम्हें ये करना ही होगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, सभी लोग विवरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही योजना है? एल्विश ने आखिरकार पूछा। क्या सबको सब कुछ स्पष्ट है? ठीक है। नाथन की आवाज सख्त थी, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। समझ गया। जेकब ने भी अपनी राय रखी, लेकिन एंटोनियो ने मुश्किल से घूंट भरी। ये सुनकर ही उसका चेहरा पीला पड़ गया कि उसे ही हत्या करनी होगी। ओह, मैंने पहले कभी किसी को नहीं मारा है। क्या होगा अगर मैं ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाऊं? उस पल माहौल एकदम से बदल गया। जेकब हंसा, ऐसी हंसी जिससे रोंगटे खड़े हो गए। मार नहीं सकते? चिंता मत करो, इसे मांस के लिए मवेशियों को मारने जैसा समझो। एंटोनियो को उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनके लिए हत्या करना पशुओं के वध करने के समान है। समय तेजी से बीत गया, जल्द ही याकूब के दूसरे बेटे को साइमन के हाथों से बचाने का समय आ गया। जब रात हुई तो नाथन अपने 10 आदमियों को लेकर चुपके से शहर से निकल गया और एशेफोर्ड गांव की ओर चल पड़ा। एंटोनियो द्वारा दिए गए निर्देशों की बदौलत वे जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां जेकब की मां को कैद किया गया था। जब वे वहां पहुंचे तब तक उसका लगभग एक पैर ताबूत के अंदर था। जब उन्होंने आखिरकार जर्जर दरवाजे को धक्का देकर खोला तो जेकब की बूढ़ी मां पुआल की चटाई पर कमजोर अवस्था में लेटी हुई थी, उसकी सांसें लगभग रुक चुकी थीं। वह ऐसी लग रही थी मानो हवा के एक झोंके से ही उड़ जाएगी। नाथन दौड़कर उसके पास गया और उसका सिर थाम लिया और उसके मुंह में थोड़ा पानी डाला। फिर उसने अत्यंत सावधानी से उसे भोजन के टुकड़े खिलाए। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत की धुंधली आंखें खुल गईं। उसका कमजोर शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। अकाल के दौरान शहर के द्वारों पर तैनात रात्रि रक्षक कमजोर थे। नाथन ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उस बूढ़ी महिला को अपनी मां होने का दावा किया और लापरवाह गार्डों के बीच से उसे बिना किसी परेशानी के सुरक्षित निकाल लिया। योजक चिन्ह। वापस हॉटवेल परिवार के आंगन में। मां। जैसे ही जेकब ने उसका पीला, मुरझाया हुआ चेहरा देखा, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कांपते हाथों को थामे हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। आपने बहुत कुछ सहा है। 2 मीटर लंबा वह विशालकाय व्यक्ति, जिसे बाहरी लोग निर्मम मार्शल आर्टिस्ट समझते थे, अब एक बच्चे की तरह रो रहा था। एल्विश ने लूसी को इशारा किया। मैंने खाना तैयार कर लिया है। चाची को खाना खिलाने ले जाओ। धन्यवाद, नौजवान। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत अच्छे इंसान। बूढ़ी औरत की आवाज कर्कश और कमजोर थी। वह आगे झुकी और एल्विश को देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे बेटे के पुराने दोस्त हो? उसकी दृष्टि इतनी कमजोर थी कि वह चेहरों को पहचान नहीं पाती थी। नहीं, माँ, वह नहीं है, जेकब ने जल्दी से कहा। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वह जॉन था। यह आदमी यहाँ है, ब्रदर एल्विश, मेरा बॉस। ओह, मुझे माफ कर दीजिए, बूढ़ी औरत हकलाते हुए बोली, उसका चेहरा लाल हो गया। मेरी नज़र अब पहले जैसी नहीं रही। इसलिए आप मेरे बेटे के नए बॉस हैं। वह मुड़ी और एल्विश की बजाय सीधे लूसी की ओर देखते हुए आश्चर्यजनक खुशी के साथ बोली, आप तो वाकई बहुत सुंदर हैं। जेकब। ये सुनकर एल्विश को लगभग हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, कोई बात नहीं। लूसी, आंटी को खाना खिलाने ले चलो। बिल्कुल। लूसी उस बूढ़ी औरत को मेज की ओर ले गई। धन्यवाद, सचमुच, धन्यवाद। अपनी मां को सादे व्यंजनों को उत्सुकता से खाते देख जेकब की आवाज कांप उठी। उसे अपने सीने में एक भारीपन महसूस हुआ जिसने उसे कुचल दिया। इतने सालों तक उसने मेरी वजह से बचा हुआ खाना खाया। मैंने उसे कभी भी अच्छे से खाना खाने का मौका नहीं दिया। और अब मेरी वजह से वह लगभग मर ही गई थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। शर्म उसके दिल में आग की तरह जल रही थी। एल्विश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब से मेरे पीछे पीछे आओ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मां को हर दिन भरपेट भोजन मिले। उसे अपना शेष जीवन शांति से जीने दो। याकूब की आंखें लाल हो गईं। वह एक घुटने पर बैठ गया, मुट्ठियां जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैं पृथ्वी के अंत तक आपका अनुसरण करने को तैयार हूं, स्वामी। एल्विश ने हल्की सी मुस्कान दी। उठो, मेरे लिए वादे मायने नहीं रखते, काम मायने रखते हैं। अब से मैं तुम्हारे कामों से तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा। अच्छा, जेकब का जवाब दृढ़ था, जो दृढ़ विश्वास से भरा हुआ था। ओह, क्या कोई मुझे बताएगा कि वह असल में कौन है? नाथन लूसी के करीब झुक गया और आंखों में जिज्ञासा भरी नजर के साथ फुसफुसाते हुए बोला।
ये जेकब स्टोन है, लूसी ने धीरे से जवाब दिया, उसके होंठ उसके कान को छू गए। हाँ, वही पागल जिसने शहर के 6 जमींदारों को मार डाला था, वही जिसके बारे में आयनहोल्ड सिटी की खबरों में चर्चा थी, वही जिसे कसाई का नाम दिया गया था। मजाक कर रहे हो? नाथन ने हैरानी से कहा। तो वो जेकब है। फिर डरने के बजाय उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। मुझे नहीं लगता कि वह किसी भी तरह से कसाई है। वह पूरी तरह से ईमानदार आदमी है। उन लालची जमींदारों को शहर से हटाना बिल्कुल सही कदम था। वह लंबे समय से जेकब से मिलने, उसके साथ शराब पीने और बातचीत करने की इच्छा रखता था, लेकिन हत्या के बाद उसका पता लगाने से पहले ही वह व्यक्ति गायब हो गया था। अब उसे एहसास हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेकब को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इसी क्षण एल्विश को कुछ याद आया। वैसे, एल्विश ने बेपरवाही से पूछा, आपने अपने शरीर को उस हद तक प्रशिक्षित कैसे किया? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? उस दिन की घटना की वह तस्वीर एल्विश के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उस दिन पहले, एक रसोई के चाकू ने जेकब की गर्दन पर वार किया था, जिससे उस पर केवल छोटे छोटे निशान रह गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट वास्तव में मौजूद हैं। शायद मैं भी मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। वह पहले से ही कल्पना कर सकता है कि वह एक हाथ से बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है और एक मुक्के से इमारतों को ध्वस्त कर रहा है। जेकब ने अपना सिर सहलाते हुए सच्चाई से जवाब दिया, मैंने बचपन से ही इसका प्रशिक्षण लिया है। त्वचा को कवच की तरह सख्त बनाने में दशकों का कठोर प्रशिक्षण लगता है। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा रसोई के चाकू से किए गए हमले को सहने के बाद भी खड़ा रह सकता हूँ। उस दिन के बारे में सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने जीवन में फिर कभी उस अजीब चीज का अनुभव नहीं करना चाहता। वह कुछ सोचते हुए एल्विश को सतर्कता से देखने लगा। लेकिन अगर आप प्रशिक्षण लेने को तैयार हैं, बॉस, तो मुझे पहले आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की जांच करनी होगी। असल में, वह पहले से ही जानता था कि एल्विश मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वह परीक्षण के बाद ही निश्चित हो सकता था। तो फिर मेरी परीक्षा लो, एल्विश ने जल्दबाजी में, लगभग बेचैनी से कहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जितना ताकतवर बनने में मुझे कितने साल लगेंगे। ठीक है। जेकब ने अपने बड़े, खुरदुरे हाथों को एल्विश के शरीर पर रखा और धीरे से उसकी बाहों, कंधों, छाती और पीठ को दबाया। हर गुजरते पल के साथ उसका चेहरा और भी असहज होता जा रहा था। महज 2 मिनट के भीतर ही उसने उसकी जांच करना बंद कर दिया। उसके होंठ कांप रहे थे और वह स्थिति को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एल्विश ने विजयी भाव से मुस्कुराया। तो फिर, मेरी प्रतिभा क्या है? कहीं मैं इतना विलक्षण तो नहीं हूं कि आप उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते? जेकब ने हस्ताक्षर किए। बॉस, आप बिल्कुल भी विलक्षण प्रतिभा वाले नहीं हैं। इस मामले में आपकी क्षमता बहुत कम है। मेरे स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी ट्रेनिंग और बिना किसी गलती के आपको कम से कम 60 साल लगेंगे। एल्विश के चेहरे पर मुस्कान और भी दृढ़ हो गई। 60 साल? तब तक वह 6 फीट जमीन में दफन हो चुका होगा, मर चुका होगा। पफ। चुपचाप देख रही लूसी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी रात के आकाश में चांदी की घंटियों की तरह गूंजी, हंसमुख और चंचल, जिससे उदास माहौल में हल्कापन आ गया। एल्विश ने कमर पर हाथ रखकर उसे घूर कर देखा। अगली बार मेरी जांच करो। अब मेरी बारी है। नाथन बच्चों जैसी उत्तेजना से उछल पड़ा। देखते हैं मुझमें काबिलियत है या नहीं। ठीक है। जेकब ने सिर हिलाया और उसी तरह अपनी मांसपेशियों और हड्डियों की जांच की। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। तुम्हारा शरीर मजबूत है, ऊर्जा का प्रवाह सहज है, जोड़ सही स्थिति में है। अगर तुम हर दिन अभ्यास करो, तो लगभग 20 साल में मेरे स्तर तक पहुंच सकते हो। क्या? एल्विश लगभग वहीं गिर पड़ा। उसे सिर्फ 20 साल चाहिए। मुझे 60 साल चाहिए। उस अन्याय ने उसे हथौड़े की तरह चोट पहुंचाई। मार्शल आर्टिस्ट बनने का उसका सपना पल भर में चकनाचूर हो गया। तो, मैं बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर सकता, एल्विश ने शिकायत की। जेकब के चेहरे पर नरमी आ गई। मालिक, अगर आप सचमुच अभ्यास करना चाहते हैं, तो एक तरीका है। मैं आपके शरीर को शुद्ध करने में आपकी सहायता कर सकता हूं, आपकी नसों को धोकर शरीर की अशुद्धियों को दूर कर सकता हूं। हालांकि इससे आप जीनियस नहीं बन जाएंगे, लेकिन यह आपकी प्रतिभा को निखार देगा। जो बात उसने नहीं बताई वह ये थी कि इसके बाद वह कुछ समय तक कमजोर रहेगा। लेकिन फिर भी उनके लहजे में कोई झिझक नहीं थी। उनके लिए, यह एल्विश को दिया गया एक प्रकार का प्रतिफल था जिसने उनकी मां की जान बचाई थी। अपने बॉस की सेवा करना एक ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। एल्विश की आंखों में उत्साह था। सच में? तो फिर करो। चलो, मेरे शरीर को तुरंत शुद्ध करो। ठीक है। जेकब एल्विश के पीछे चला गया और अपने विशाल हाथों को एल्विश की पीठ पर, उसकी त्वचा से सटाकर रख दिया। तुरंत ही, जेकब के हाथों से झुलसा देने वाली गर्मी का एक झोंका एल्विश के शरीर में फूट पड़ा, उसकी नसों में आग की लपटों की तरह दौड़ता हुआ, उसके अस्तित्व के सबसे दूर के कोनों तक बह गया। जेकब के मार्गदर्शन में रहना एल्विश को किसी गर्म झरने में डुबकी लगाने जैसा महसूस हुआ, गर्म, आरामदायक और अजीब तरह से ताजगी भरा। लगभग आधी अगरबत्ती जलने के समय के बाद, याकूब ने अंततः अपने हाथ हटा लिए।
मुंह के किनारे से खून की एक पतली धार बह निकली। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थकावट से कमजोर हो गया था। जेकब ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, बॉस की नींव थोड़ी खोखली है। एल्विश, जो इस पूरे समय तनाव में था, अचानक अपने शरीर में राहत की लहर महसूस करने लगा। उनकी कमर का दर्द अब नहीं रहा, उनकी अकड़ी हुई गर्दन ढीली पड़ गई और उनके अंगों में लगातार गर्माहट का प्रवाह होता रहा, जिससे उन्हें अप्रत्याशित रूप से नई ताकत का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने नीचे देखा, तो उसकी त्वचा पर जगह जगह भूरे काले रंग की गंदगी जमी हुई थी, जिससे पसीना रिस रहा था। उत्सुकतावश वह सूंघने के लिए और करीब झुका। उफ! उस दुर्गंध से उसे उल्टी आने ही वाली थी। वह दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि मानो उसकी नाक की नसों तक पहुंच गई हो। उसका पेट मरोड़ उठा और उस दुर्गंध को सूंघकर उसे कल रात का खाना लगभग उल्टी हो गया। बॉस, जेकब ने कमजोर आवाज में कहा, माथे से पसीना पोंछते हुए, आपकी बुनियाद तो ठीक है, लेकिन सालों से आपके शरीर में अशुद्धियां जमा हो गई हैं। अगर आपने बचपन से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया होता, तो मैं उन्हें पूरी तरह से साफ कर सकता था। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपकी नसों और मज्जा को ही कुछ हद तक साफ कर पाया हूं। उसने आह भरते हुए कहा, मैंने अपनी आंतरिक शक्ति का 3/4 हिस्सा भी तुम में समाहित कर दिया था, लेकिन तुम्हारी अवशोषण क्षमता इतनी कम थी कि तुम मेरी कुल शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ही ग्रहण कर पाए। ये सुनकर एल्विश एकदम स्तब्ध रह गया। सिर्फ आधा। वह शर्म से अपना माथा पोंछने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यहाँ आने से पहले वह हमेशा यही कल्पना करता था कि अगर उसे मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिला, तो वह स्वाभाविक रूप से कम एक ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता ने उन्हें किसी भी अन्य चीज से ज्यादा बुरी तरह से झकझोर दिया। उनकी प्रतिभा बेहद साधारण थी। फिर भी कुछ देर सोचने के बाद उसका मन शांत हो गया। उसे एक अजेय मार्शल आर्ट मास्टर बनने की जरूरत नहीं थी। अपनी शक्ति और पृष्ठभूमि के बल पर वह अपना रास्ता बना सकता था। जब तक उसके पास आत्मरक्षा करने के लिए पर्याप्त कौशल था, तब तक ये काफी था। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जेकब की वफादारी ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित आंतरिक शक्ति का बलिदान कर दिया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पूरी तरह से थक गया। याकूब जैसे व्यक्ति द्वारा इतना बलिदान देना सच्ची वफादारी का प्रमाण था। आधे हिस्से को भी आत्मसात कर पाना मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है, एल्विश ने गंभीरता से कहा। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांगूंगी। आपके मार्गदर्शन के बाद, मैं पहले से ही अपने भीतर शक्ति का विस्तार महसूस कर सकती हूँ। उसने हैरानी से अपना दाहिना हाथ हिलाया। रुको, क्या मैं सचमुच? अचानक आवेग में आकर उसने अपना हाथ अपने बगल में रखी पत्थर की मेज के नीचे रख दिया। वह एक विशाल वस्तु थी, पूरी तरह से चट्टान से तराशी हुई, जिसका वजन कम से कम 100 किलोग्राम से अधिक था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे एक हाथ से ही आसानी से उठा लिया। हाँ, मैं इसे उठा सकता हूँ। और यह बहुत आसान लगता है। उसकी आंखें अविश्वास और खुशी से चमक उठीं। नाथन, जो चुपचाप देख रहा था, वह भी उतना ही स्तब्ध रह गया। जब उसने एल्विश को पत्थर की मेज को ऐसे उठाए हुए देखा जैसे वह कुछ भी नहीं हो, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भाई, एल्विश तो बड़े बड़े पत्थर उठा सकता है, और वो भी जेकब की आधी शक्ति से ही। उसने विस्मय से फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर जेकब खुद कितना भयानक हो सकता होगा। हे, लेकिन इतना शक्तिशाली जेकब अब भय एल्विश के अधीन है। ऐसा लगता है कि हम में से सबसे ताकतवर एल्विश नहीं, बल्कि ब्रदर एल्विश है। नाथन को अचानक याद आया कि कैसे याकूब ने एल्विश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस विशालकाय और क्रूर व्यक्ति की छवि, जो एल्विश के शब्दों का पालन एक सैनिक की तरह अपने सेनापति की आज्ञा का पालन कर रहा था, ने उसे जोर से हंसा दिया। खैर, बॉस एक खुले विचारों वाला व्यक्ति है, जेकब ने ईमानदारी से जवाब दिया। गर्व से उसका चौड़ा सीना थोड़ा फूल गया और उसकी आवाज गरजती हुई बिजली की तरह गूंज उठी। मेरी ताकत से एक हाथ से पत्थर की मेज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। वह शेखी नहीं बघार रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके गुरु ने एक बार उससे कहा था कि वह मार्शल आर्ट का ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है जो एक सदी में एक बार ही प्रकट होता है और मार्शल आर्ट की दुनिया को हिला देने के लिए पैदा हुआ है। वह हमेशा उन शब्दों को गौरव के प्रतीक की तरह धारण करता था। अच्छा, एल्विश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज रात आराम करो, कल हम साइमन को मारने जा सकते हैं। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे को गंभीर नजरों से देखा। कमरे में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। मैं पहले वापस जाता हूँ। कल सुबह मुझसे आंगन में मिलना, एल्विश ने जल्दी से कहा। उसने अपनी वर्दी की आस्तीन पर सिस्टम पैनल की हल्की सी चमक पर नजर डाली, जहां समय यात्रा की उल्टी गिनती का निशान था। अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। कल इसकी क्षमताओं को दोबारा सक्रिय करने के लिए उसे एक और रात की शिफ्ट करनी होगी। बिना कुछ और कहे, वह मुड़ा और रात के अंधेरे में तेजी से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह आयरनहोल्ड सिटी, दक्षिणी जिला। साइमन अपने दो सबसे भरोसेमंद आदमियों के साथ पक्की सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था, मानो पूरा शहर उसके सामने झुक गया हो।
वह कपड़े में बंधा हुआ एक मोटा बंडल ले जा रहा था, जो निश्चित रूप से आज मैक्सवेल परिवार को दी जाने वाली श्रद्धांजलि है। उनका गंतव्य दक्षिणी जिले में स्थित मैक्सवेल मैंशन था। मैक्सवेल परिवार और विशेष रूप से इसके मुखिया एल्ड्रिच मैक्सवेल केवल आम धनी व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि वे व्यावहारिक रूप से राजनीतिक किंगमेकर थे। ऐसा कहा जाता था कि मौजूदा काउंटी मजिस्ट्रेट को अपना पद पूरी तरह से मैक्सवेल परिवार के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण मिला था। जहां तक साइमन की बात है, 2 साल से भी कम समय में एक गुमनाम व्यक्ति से मुख्य कांस्टेबल के पद तक उनकी तरक्की एल्ड्रिच द्वारा मजिस्ट्रेट को की गई सिफारिश की बदौलत हुई थी। बेशक एल्ड्रिच ने दयालुतावश उसकी सिफारिश नहीं की थी। कारण सीधा सा था, साइमन सबसे ज्यादा पैसे देता था। हर महीने की 6ठी तारीख को साइमन बिना किसी चूक के मैक्सवेल के गढ़ में सोने की भारी भेंट लेकर आता था। ये सब सोचते हुए साइमन ने मन ही मन मुस्कुरा दिया। सत्ता और पद दोनों को पैसों से खरीदा जा सकता है, यही इस दुनिया की सच्चाई थी। लेकिन अचानक कुछ महसूस करते हुए वह अपने कदमों पर ही जम गया। खतरे के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अनगिनत लड़ाइयों से निखर चुकी उसकी अंतरात्मा ने घोर खतरे का आभास दिया। वहां कौन है? साइमन ने जोर से भौंकते हुए कहा और घूम गया। उसकी आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। बाहर आओ, कायरों की तरह अंधेरे में क्यों छिपे हो? क्या बात है? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे शर्मनाक चेहरे सबके सामने आ जाएंगे? उसके दोनों अनुयायियों ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और सन्नाटे वाली गलियों में घबराहट से इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। दर्जनों आकृतियां अंधेरे से निकलकर गलियों और छतों से प्रकट हुईं। उनमें से हर एक ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे स्कार्फ से ढके हुए थे, जिससे केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उन्होंने झटपट साइमन को एक बड़े घेरे में घेर लिया। साइमन की कमर पर बंधी हुई माचेटी पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। हा, काले कपड़े पहने पुरुषों के बीच से एक हल्की, व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आंखें शांत, तीक्ष्ण और अटूट आत्मविश्वास से भरी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि एल्विश ही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान चीफ कांस्टेबल साइमन रीड को मार्शल आर्ट का ज्ञान होगा, एल्विश ने हल्के फुल्के अंदाज में, लगभग मजाक करते हुए कहा। चूहों का झुंड, एल्विश ने ताना मारा। अपना असली चेहरा दिखाने से भी डरते हो? अगर तुम सच में मर्द हो तो अपने चेहरे से ये नकाब उतारने की हिम्मत करो। उसने बड़े ही सलीके से माचेटी निकाली, जिसकी धार सुबह की हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसके बगल में खड़े दोनों आदमियों ने भी ऐसा ही किया। उनकी तलवारें थोड़ी कांप रही थीं, जो उनकी घबराहट को दर्शा रही थीं। साइमन को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से धड़क रहा था। दर्जनों लोगों से घिरा होने के बावजूद उसे जरा भी हताशा महसूस नहीं हुई। आखिरकार वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे। एक सरसरी नजर से ही उसे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसकी राय में वे छोटे मोटे गली के गुंडे मात्र हैं, उनके पास कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं है। अगर उन्होंने कुंग फू सीखा भी है, तो वह ज्यादा से ज्यादा औसत से भी नीचे का ही होगा। उनमें एकमात्र अच्छी बात उनकी फुर्तीली चाल थी, जिस तरह से वे चुपके से आए थे। अगर उसकी छठी इंद्री ने उसे पहले ही चेतावनी नहीं दी होती, तो शायद उसे आज मरना पड़ता। लेकिन अगर उनके पास अच्छी फुर्ती भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे यहाँ से भागना ही है तो वह पहले से ही उन्हें रौंदते हुए अपना रास्ता बना सकता है और बाहर निकल सकता है। इनमें से कोई भी मक्खी उसे कुछ नहीं कर सकती। इस एहसास ने उसे साहसी बना दिया, यहाँ तक कि इतना अहंकारी भी कि वह अज्ञानता की पतली रेखा को छू रहा था। अरे, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, एल्विश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ साइमन की तुम्हारी जिंदगी आज खत्म हो जाएगी। साइमन के चेहरे पर इस घोर दुस्साहस को देखकर झंझनाहट सी छा गई। इतना सीधा, कितने बेशर्म हैं। उसे उम्मीद थी कि वे उसके ताने से क्रोधित होंगे, गुस्से में अपने स्कार्फ फाड़ देंगे और उकसावे पर खुद अपने चेहरे नंगा कर देंगे। यह आदर्श स्थिति होती, वह उनके चेहरों को याद रख सकता था और बाद में एक एक करके उनका पता लगाकर उन्हें मार सकता था। इसके विपरीत, उसके सामने खड़ा व्यक्ति खुलेआम स्वीकार करता है कि उसकी हिम्मत नहीं थी। एल्विश, साइमन की असलियत जान जाने के कारण, स्वाभाविक रूप से उसकी योजना का पालन नहीं करेगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो मुझे मारने के लिए इतने सारे आदमियों को यहाँ क्यों लाया गया है? अपने सामान्य ठंडे चेहरे के विपरीत, साइमन का चेहरा गुस्से से सिकुड़ जाता है। ये देखकर कि इस बार उकसावा कारगर नहीं हुआ, इसलिए वह पहले हमले की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपनी फुर्ती से भाग सकता था, लेकिन उसके दोनों ओर खड़े उसके साथियों में उतनी गति नहीं थी। अगर लड़ाई की नौबत आती, तो वे निश्चित रूप से पीछे छूट जाते। कोई दुश्मनी नहीं। नाथन की आवाज पीछे से लोहे की तरह तेज निकली। तुमने मुझ पर हथियारे भेजे थे। अगर किसी ने मेरी रक्षा न की होती, तो मैं अब तक मर चुका होता। यही है, कोई दुश्मनी नहीं, कि तुम्हारी परिभाषा। अपना मुखौटा उतारते हुए उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये सब पानी की वजह से। तुमने मुझे चुप कराने के लिए जान से मारने की सोची थी। साइमन, तुमने हद पार कर दी है। उन्हें भय एल्विश की स्थिति याद आ गई। उनके बिना, उनका शरीर अब तक सड़ चुका होता। इस एहसास ने उसे झकझोर दिया, फिर उसे गुस्सा आ गया।
इस व्यक्ति की आंखों में मानव जीवन के लिए कोई चिंता नहीं थी। वह मानव जीवन को फटे पुराने जूतों के समान समझता था। नाथन के चेहरे पर घृणा के भाव स्पष्ट रूप से उभर आए। साइमन की आंखें पहचानते ही सिकुड़ गईं। नाथन हॉटवेल, तो ये तुम हो, और मैं सोच रहा था कि मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत किसने की। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तुमने मेरे हितों को ठेस पहुंचाई है और मेरे भाई को चोट पहुंचाई है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? हाँ, अगर आप मुझे ये बता दें कि आपको साफ पानी कहाँ से मिलता है, तो शायद मैं आपकी जान बख्श दूं। अगर आप ऐसा कर दें, तो हो सकता है मैं आपकी जान बख्श दूं। उन शब्दों में अहंकार झलक रहा था। साइमन ने घृणा से भरी आवाज में व्यंग्य किया। घर पर अपने बूढ़े पिता के बारे में सोचो। अपनी बहन के बारे में सोचो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की और मैं बच निकली, तो क्या तुम्हें लगता है कि उनका कुछ हाल होगा? मैंने सुना है कि आपकी बहन बेहद खूबसूरत है। आह, कितना अफसोस की बात है। इतनी खूबसूरत होना तो अभिशाप ही है। उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं, मानो उसके आसपास के लोगों का जीवन उसके पैरों तले पड़े कीड़ों से ज्यादा कुछ न हो। तुम और मैं अलग अलग दुनिया से हैं। यहाँ का कानून मैं हूँ, जबकि तुम मेरे लिए चींटियों से भी बदतर हो, जिन्हें मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं, उनमें जहर भरा हुआ था। अगर इन नीच मूर्खों ने मुझ पर हाथ डाला, तो मैं भाग निकलने के बाद उनके पूरे खानदान का सफाया करवा दूंगा। तो फिर आगे बढ़ो। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? मार डालो। साइमन ने बनावटी बहादुरी दिखाते हुए सीना फुलाकर दहाड़ा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना? मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम किस तरह के लोग हो। गिरोहों में घूमना तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे लिए तो तुम सब घिनौने अछूत हो। क्या आपको लगता है कि आप आयरनहोल्ड सिटी के मुख्य कांस्टेबल की हत्या करके बच निकलेंगे? ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। उसके दोनों अधीनस्थ भी उसके साथ व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे। काले वस्त्र पहने भीड़ एकदम शांत हो गई, उनके हथियारों पर उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। साइमन ने उनकी चुप्पी को डर समझा और भी जोर से दहाड़ने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यही लगा था। मैं अदालत का अधिकारी हूँ। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा बातें। एक ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने आगे कहा, उसे मार डालो। जब एक आकृति पेड़ के पीछे से निकली तो साइमन अपना बचाव नहीं कर सका। एक भारी भरकम बूट उसके पैरों पर जा गिरा। दरार दरार, दोनों पैर सूखी टहनियों की तरह चटक गए। साइमन दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? नाथन चिल्लाया। बाकी सबको मार डालो। काले रंग के पुरुषों ने समूह बनाकर हमला किया। मार डालो। जो भी हमें चींटियां कहता है, वह दया का पात्र नहीं है। पूर्वकाल के सम्राट भी कभी आम नागरिक ही थे। तुम छोटे सिपाही मर जाओ। ये चाकुओं का एक भयंकर हमला था। साइमन के दोनों सेवकों को घेर लिया गया और कुछ ही सेकंड में काट डाला गया। जवाबी कार्रवाई करने के उनके प्रयासों के बावजूद, उनकी सीमित क्षमता भीड़ के प्रकोप के आगे टिक नहीं पाई। उनकी चीखें संक्षिप्त थीं, उनका नरसंहार हिंसक था। अपने आखिरी अधीनस्थ को गिरते देख साइमन का चेहरा सदमे से विकृत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवज्ञा करने की? क्या तुम अपने पूरे परिवार को मरवाना चाहते हो? तुम सब नष्ट हो जाओगे, तुम में से एक एक। क्या होगा अब इस कहानी में आगे तो सुनते रहिए डेस्टिनी बिलेनियर सिर्फ सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर।